बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज सोमवार 13 मार्च है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के साथ जुड़ी हुई एक इंतहाई अहम खबर के हवाले से। आपको याद होगा कि साल 2018 जुलाई के महीने में 25 जुलाई को इंतखाबात हुए थे, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हुई थी, लेकिन आसार वाज़े हो गए थे जो इलेक्शनियरिंग प्रोसेस था उसके अंदर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ रही है। और जून 2018 वो महीना था जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें डाल दिया था। ग्रे लिस्ट का मामला लटका रहा, पाकिस्तान की गुफ्तगू चलती रही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ। हमें जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है और फिर FATF है उसके सेक्रेटेरिएट की तरफ से एक 27 नुकाती प्लान ऑफ एक्शन दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कहा गया कि आप इन 27 नुकात पर अमल दरामद कर लें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से, तो फिर आपको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करें तो पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में जाने की वजह से। बहुत सारे लोग हैं उनको इल्म है कि FATF की जब आपको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है तो फिर जो मुल्क है उसके हवाले से, क्योंकि एक फ़िज़ा बन जाती है कि ये ब्लैक लिस्ट में भी जा सकता है, तो फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उस मुल्क के साथ बढ़ जाता है। जो LCs हैं यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट वो नहीं खुलता, इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इन शॉर्ट होता यह है कि आपके यहाँ सरमायाकारी आना बंद हो जाती है, आपको सरमायाकारी के हवाले से कोई सेफ मुल्क तस्वुर नहीं किया जाता। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ वो उल्टा नहीं लटके, उन्होंने हर इकदाम किया, 26 नुकात पर अमल दरामद किया। पाकिस्तान जो है वो तकरीबन फुली कंप्लाइंट हो चुका था। और जो 27वां नुक्ता भी है जिसमें जो डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल्स हैं, जिस तरह मौलाना मसूद अजहर हो गए या जो हाफिज़ सईद अहमद हैं, उनके हवाले से जो मुतालबात थे इंटरनेशनल कम्युनिटी के कि उनकी सज़ाएँ जो हैं उनके ऊपर अमल दरामद कराया जाए, एक्शनेबल जो एविडेंस है वो दिया जाए, उस तमाम पर अमल दरामद कर लिया। लेकिन आपको याद होगा कि तमाम तर सर तोड़ कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकाला गया। और उस वक्त आपको याद होगा कि जो हुकूमत थी, और ख़ास तौर पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हो गए या फिर जो कौमी सलामती के मशीर हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ, उन्होंने बार बार ये कहा कि इसको एक सियासी टूल के तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें भारतीय लॉबी इन्वॉल्व है और अमरीका से भी, बावजूद इसके कि बार बार ना सिर्फ ये कि गुजारिश की गई पाकिस्तान की तरफ से, बल्कि अमेरिका ने अपने तौर पर ऊपर से यकीन दहानी भी करवाई कि हाँ जी आपको FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल देंगे। लेकिन फिर कभी किसी टेक्निकी बुनियाद के ऊपर, कभी किसी और मामले को लेकर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया। अब आज जिस मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ 13 जून है, मंडे का दिन है। कल से FATF की प्लेनरी का इजलास जो है वो होने जा रहा है जर्मनी के शहर बर्लिन में, और फैसला ये किया जाएगा कि आया पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाए या फिर ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल लिया जाए। अब आपको ये भी याद होगा कि जो साबका हुकूमत है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, उन्होंने बाकायदा इस हवाले से अपना एक नैरेटिव बनाया। उन्होंने बताया कि हम क्योंकि रीजनल अप्रोच अपना रहे थे, चाइना के साथ कुर्बत थी, पाकिस्तान रशिया के साथ ओपन अप हो रहा था और पाकिस्तान एक आज़ाद खारजा पॉलिसी तरतीब देना चाह रहा था गुज़श्ता दौरे हुकूमत में। तो इस वजह से मगरबी क़ुव्वतें और ख़ास तौर पर जिस तरीके से फोरम्स हैं FATF और दीगर फोरम्स जहाँ पर अमेरिका का एक इन्फ्लुएंस मौजूद है, वहाँ पर पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग की जा रही थी, पाकिस्तान का बाजू मरोड़ा जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी के हवाले से फ़ैसले वो उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था अमेरिका की तरफ से। अब जबकि गुज़श्ता हुकूमत जा चुकी है, इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हैं और पूरी एक नई टीम मौजूद है। वही पार्टी इस वक्त हुकूमत में है जिसके दौर के आखिर में जब ये तय हो गया था कि मुस्लिम लीग नून का इक़्तिदार ख़त्म हो रहा है, तो अमेरिका और उसके इत्तहादियों ने ये जो गैंग ऑफ 7 है, G7 ममालिक, इन्हीं का आगाज़ करदा ये फोरम है FATF। 1989 में इसको बनाया गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी एक्सपेंशन हुई और पूरी दुनिया में जो रेगुलेटरी बॉडी के तौर पर, फाइनेंशियल वॉच डॉग के तौर पर यह काम करता है। इसने बहुत सारे कवानीन बनाए, उसूल बनाए, अपने ज़ाब्ते बनाए और फिर उसके मुताबिक किसी मुल्क के हवाले से फ़ैसले करते हैं ये, और इसको बाकायदा एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि किसी मुल्क की आपने आर्म ट्विस्टिंग करनी है, उससे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाने हैं। तो आपको याद होगा कि जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत गई उसके बाद उन्होंने बताया कि एक साइफ़र जो है वो हमारे सफ़ीर ने, असद मजीद साहब ने भेजा था वाशिंगटन से, जहाँ पर उनकी मुलाकात हुई थी अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू के साथ। और डोनाल्ड लू ने बाकायदा पाकिस्तान को धमकी दी थी, ये कहा था कि अगर
इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो फिर पाकिस्तान को सज़ा मिलेगी, पनिश किया जाएगा। और अगर ये कामयाब हो जाती है और इमरान खान रुखसत हो जाते हैं, उनको इक़्तिदार की कुर्सी से हटा दिया जाता है, तो फिर पाकिस्तान विल बी फॉरगिवन। मैं आपके सामने पहले ये कोट रखता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस इजलास में होने क्या जा रहा है, हिना रबानी खर को क्या टास्क दिया गया है और इसके हवाले से किस किस्म की उम्मीद का इजहार किया जा रहा है। ये मेरे सामने इस वक्त मेरे पास मौजूद है। वो एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट बहुत सारे लोगों के साथ मैं पहले ये शेयर कर चुका हूँ अपने चैनल पर, इसके हवाले से एक वीडियो कर चुका हूँ। जब इस साइफ़र मैसेज को, इस मरासले को, जो कि अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर की तरफ से भिजवाया गया था और उसके बाद एक काबीना इजलास हुआ था, आपको याद होगा 30 मार्च को, और उसमें इस साइफ़र मैसेज को रखा गया था, इस पर ब्रीफिंग दी गई थी काबीना के अरकान को। इसकी मिनट्स ऑफ द मीटिंग उनको बाकायदा जो है वो क्लासिफाइड कर दिया गया था कि इसको पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं बनाना। इसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है, मेरे सोर्सेज से मुझे हासिल हुई थी, इसके हवाले से मैं वीडियो कर चुका हूँ। लेकिन इसमें प्रिसाइजली देख लें कि अमेरिका ने उस वक्त मैसेज क्या दिया था और अब किस किस्म की उम्मीद पैदा हो गई है जबकि इमरान खान जा चुके हैं। उसमें जो पॉइंट नंबर 3 है जिसमें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं असद मजीद के एग्जैक्टली डोनाल्ड लू के साथ जो उनकी मुलाकात हुई उसमें क्या गुफ्तगू हुई थी, तो उन्होंने कहा कि इन कोट्स द यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी टू द इफेक्ट दैट इट कोट्स द यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी टू द इफेक्ट दैट दिस मेजर फॉरेन पॉलिसी डिसीजन रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू रशिया, पाकिस्तान न्यूट्रलिटी ऑन यूक्रेन इज़ द डूइंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कि ये जो सारा कुछ किया है ये इमरान खान ने खुद किया है। ये यूक्रेन जाने का फ़ैसला और यूक्रेन वाले मामले पर गैर जानिबदार रहने का फ़ैसला कि हम रशिया की मज़म्मत नहीं करेंगे, हम अमेरिका और अमेरिका के इत्तहादियों के मगरबी ममालिक की हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, अपना मौक़िफ़ रखेंगे, ये क्योंकि इमरान खान कर रहे हैं। तो उसने कहा कि He mentions that if the vote of no confidence succeeds, the stance of Pakistan would be forgiven. However, if the vote of no confidence is unsuccessful, नाकाम हो गया, it would entail adverse consequences. Going ahead will be tough. It also quotes the Assistant Secretary to the effect that failure of the no confidence vote would result in strong isolation of the Prime Minister from US and Europe. यानी कि पाकिस्तान को, इन अदर वर्ड्स, कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर पाकिस्तान को माफ़ किया जा सकता है, वरना पाकिस्तान के साथ चलना मुश्किल होगा। अब से थोड़ी देर पहले महताब हैदर साहब हैं, उन्होंने दी न्यूज़ में एक ख़बर लगाई, वो ख़बर मैं आपको बता देता हूँ और किस किस्म की उम्मीदों का इजहार किया जा रहा है। क्योंकि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हम्माद अज़हर साहब जो हैं वो लीड करते थे FATF में, पाकिस्तान के जो केस है उसको प्रेजेंट किया जाता था लेजिस्लेशन के वक्त। आपको याद होगा कि जिस वक्त कानून साजी करनी थी FATF ने हमें एक प्लान ऑफ एक्शन दिया और फिर एक रिवाइज्ड प्लान ऑफ एक्शन दिया। उसके मुताबिक पाकिस्तान को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और एंटी टेरर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को रोकने के हवाले से, यानी कि दहशत गर्दी या दहशत गर्दों की माली मुआवनत रोकने के हवाले से जो पाकिस्तान को प्लान ऑफ एक्शन दिया गया, उसमें कुछ कवानीन पास करने थे कौमी असम्बली से। आपको याद होगा कि कितना मुश्किल ये मरहला था कौमी असम्बली और सेनेट से इसको पास करवाना। इमरान खान साहब ने बरमला बार बार कहा कि ये जो अपोजिशन जमातें हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये उस कानून साजी के बदले में, उसमें हिमायत देने के बदले में अपने लिए NRO मांग रहे हैं और मैं इनको NRO नहीं दूंगा। ये चाहते हैं कि नैब को या तो टूथलेस बना दिया जाए, उसके दांत ख़त्म कर दिए जाएं, बिल्कुल उसको गैर मौसर बना दिया जाए, इनके मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएं। लेकिन मैं इस ब्लैकमेल में नहीं आऊँगा। ये उस वक्त सारी कहानी चल रही थी, बड़ी मुश्किल से फिर वो मैनेज हुए, पास हुए वो बिल। बहरहाल पाकिस्तान तो तमाम के तमाम नुकात जो हैं उसके ऊपर अमल दरामद कर चुका था और यहाँ तक के जो मेजॉरिटी बनती है FATF के अपने वो मेंबर रुकन ममालिक जिनके पास वोटिंग राइट मौजूद है, जो ये फैसला करते हैं कि इस मुल्क को ग्रे लिस्ट में डाल दें, इसको ब्लैक लिस्ट में डाल दें, इसको बाहर निकाल दें, अगर उनके साथ भी पाकिस्तान को कंपेयर किया जाए आज भी या इमरान खान के दौरे हुकूमत के आखिरी 5 से 6 माह में भी अगर कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान की कंप्लायंस FATF के रूल्स के हवाले से आधे से ज़्यादा परमानेंट मेंबर ममालिक से ज़्यादा थी। पाकिस्तान यानी कि बेहतर था इन मामलात में, उसके बावजूद पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया। और अब जो मौजूदा हुकूमत है वहाँ पर जनाब, अब इस वक्त पाकिस्तान सीज पॉजिटिव आउटकम ऑफ FATF मीटिंग के। पाकिस्तान इस वक्त ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि बड़ा मस्बत नतीजा बाहर सामने आएगा और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। महताब हैदर साहब ने इसमें गुफ्तगू की है चंद ऑफिशल्स के साथ पाकिस्तानी, और ये कहते हैं कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है
उसकी मुलाकात होने जा रही है प्लेनरी 14 से 17 जून 2022 को बर्लिन में, जर्मनी में, जहां पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होगा कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रहता है या उसको बाहर निकाल दिया जाता है। जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ हैं, इनके मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम बहुत होपफुल हैं, यानी पुर उम्मीद हैं कि एक मस्बत नतीजा इस प्लेनरी से सामने आने लगा है। जिस वक्त उन्होंने कहा कि मैंने कांटेक्ट किया एक टॉप पाकिस्तानी फंक्शनरी के साथ इतवार के रोज़, यानी कि गुज़श्ता रोज़, तो उन्होंने कहा कि वी हैव गुड होप्स फॉर नाउ, वी बिलीव दैट आवर प्रोग्रेस इज सब्सटेंशियल एंड हैज़ बीन appreciated by various members. However, the actual decision will be taken in the meeting where a number of countries will comment on our progress. So let's hope for the best. यानी कि वो बड़ी उम्मीद का इजहार कर रहे हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं कि फ्राइडे के दिन यानी कि जुमे के रोज़ शाम के वक्त इस हवाले से फ़ैसला और नतीजा सामने आ जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखना है या नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और याद दिला दूं, और इसके हवाले से मैंने वीडियो भी की थी जब फरवरी के महीने में लास्ट प्लेनरी हुई थी पेरिस में। उस वक्त आपको याद होगा कि पाकिस्तान में बहुत सारे सहाफ़ी, ख़ास तौर पर मुबशर लुकमान जो हैं, 2 मिलियन से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं उनके चैनल के ऊपर, उन्होंने सलीम साफ़ी को बिठा के जो गुफ्तगू की थी, आपको याद होगा उस वीडियो का कि किस तरीके से ये कोशिश की जा रही थी, ये मुकदमा लड़ा जा रहा था ANI की, यानी कि इंडियन प्रोपेगेंडा की स्टोरीज़ को। और उस पर बहुत सारे सीनियर सहाफ़ियों ने उसको अपने ट्वीट्स में इस्तेमाल किया और कहा कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेल रहे हैं, और FATF के मामलात को जोड़ा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में क्योंकि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है पाकिस्तान में, जनाब उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज़ के राइट्स नहीं है, मजहबी आज़ादी नहीं है, तो इस वजह से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने का फ़ैसला हो गया। उस वक्त भी मैंने बताया था कि इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक FATF की जो ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट है उसके साथ नहीं है। FATF वाज़े तौर पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात और एंटी टेरर फाइनेंसिंग के मामलात को देखता है। वो फाइनेंशियल वॉच डॉग है, वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल नहीं है, वो पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस नहीं उसको डिटरमिन कर रही। बहरहाल चाहे ये हुकूमत हो चाहे गुज़श्ता हुकूमत हो, एज अ पाकिस्तानी एंड इवन एज अ जर्नलिस्ट आई थिंक इवन यानी कि चाहे हुकूमत कोई भी हो, आपको उम्मीद यही करनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो बाहर निकल आए ग्रे लिस्ट से, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स, यानी अगर आप एस्टिमेट लगाएं कि ओवरऑल FATF की ग्रे लिस्ट में जो 2-3 मौके पर पाकिस्तान रहा, इन एंड आउट होता रहा, उससे पाकिस्तान का जो अगर कैलकुलेट किया जाए लॉस तो वो 10 अरब डॉलर से ज़ायद बनता है। इतनी बड़ी और ख़तीर रकम का नुकसान पाकिस्तान का हुआ सिर्फ इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में था। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा था, पाकिस्तान में इंश्योरेंस बड़ी कंपनियों को करवानी पड़ती थी, उनकी सरमायाकारी गैर महफूज तसव्वुर होती थी, इस वजह से बहुत सारे सरमायाकार गुरेज करते थे पाकिस्तान के साथ बिज़नेस करने में। तो ये सारे मामलात हैं, कल से स्टार्ट हो रही है और शायद बहुत सारे लोग जिस वक्त ये वीडियो देखें उस वक्त स्टार्ट हो चुका हो प्लेनरी इजलास। 3-4 रोज़ इसमें गुफ्तगू चलेगी, पाकिस्तान के हवाले से भी बातचीत होने के बाद जुमे के रोज़ पाकिस्तान के हवाले से फ़ैसला सुनाया जाएगा इंशाल्लाह। उसके ऊपर मैं आपको अपडेट रखूँगा। और हिना रबानी खर जो हैं वो अब लीड करेंगी पाकिस्तान को। पहले जो है ये टास्क गुज़श्ता दौरे हुकूमत में हमाद अज़हर के पास रहा, लेकिन अब जो लीड मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, यानी कि हिना रबानी खर जो हैं उनकी अब यह ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तान का मुकदमा उनके सामने रखें। गुज़श्ता हुकूमत की बात तो नहीं मानी जो मेजर इंटरनेशनल पावर्स हैं, बावजूद इसके कि कंप्लाइंस हुई। और एक चीज़ और अपने जहन में रखिएगा कि जब से मौजूदा हुकूमत आई है FATF के हवाले से, उसके प्लान ऑफ एक्शन के हवाले से इन्होंने कोई इकदाम नहीं किया, यानी कि पाकिस्तान उसी पोजीशन पे खड़ा है जहां पर फरवरी 2022 में, आज से चंद माह पहले पाकिस्तान की जो सूरत हाल थी FATF के प्लान ऑफ एक्शन के हवाले से, आज भी वही है और उसी के ऊपर एवेल्युएशन होनी है। लेट्स सी कि फरवरी का डिसीजन और जून का डिसीजन, मैं फिर भी चाहे बावजूद इसके कि पाकिस्तान का प्लान ऑफ, हमारी उम्मीद यही है कि पाकिस्तान जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो जो है वो इंशाल्लाह कुछ ही वक्त के बाद मैं अपलोड कर दूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। सदर आरिफ अलवी और अमेरिका के सफ़ीर जो पाकिस्तान में नामज़द सफ़ीर हैं डोनाल्ड ब्लूम, उनके हवाले से। वेट फॉर दैट वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।